नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि मैंने आप लोग के लिए एसएससी जीडी और एमटीएस वालों के लिए मॉक टेस्ट नंबर 2 लेके आया हूं। दोस्तों, जब तक कि आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक कि आपको कॉन्फिडेंट नहीं होगा। आपको वो कॉन्फिडेंट बिल्ड करना है, तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ मॉक टेस्ट की सीरीज को करते रहिए। ठीक है ना? क्योंकि जब तक कि आप मॉक टेस्ट को नहीं मारेंगे तब तक ही आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं आएगी कि आपने कितना सही किया या कितना गलत किया। तो चलिए मेरे साथ हो जाइए तैयार मॉक टेस्ट मारने के लिए। बस स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग भी पेन पेपर ले लीजिए और मेरे साथ मॉक टेस्ट को बनाइए। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि 24 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यह देखा गया कि औसत आयु के आकलन के समय एक छात्र की आयु 8 वर्ष की जगह 14 वर्ष ली गई थी। सही आयु वर्षों में क्या होगी? यानी 24 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो 24 छात्रों की यदि औसत आयु 12 वर्ष है तो आपकी आयु कितनी हो जाएगी? तो मैंने यहाँ क्या किया, 24 में से 12 को गुना कर दिया। ठीक है ना? उसके बाद क्या करना है, माइनस। आपको उसके बाद क्या करना है कि लेना था कितना, एक छात्र की आयु 8 वर्ष की जगह आपने 14 वर्ष ले लिया, तो क्या करना है, 14 में से 8 को घटा देना है। ठीक है ना? और उसके बाद 24 से भाग लगा देना है। तो कितनी हो जाएगी? हो जाएगी आपकी 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 24 चार कितना हो गया 28, तो 228। और 14 में से 8 गए चली गई, कितनी हो गई 6 अपॉन कितना हो गया 24। तो अब कितना हो जाएगा, 288 में 6 चला गया तो 282। कितनी हो गई 282। 282 को 24 से भाग देंगे तो 24 एकम 24 कितनी आ जाएगी, फिर 24 एकम 24 और हो जाएगी 4 2, फिर 24 एकम 24 और कितनी हो जाएगी 24 सत्ते हो जाएगी और 24 पंचे यानी 11.75। कितनी हो जाएगी 11.75। तो सही औसत आयु वर्षों में क्या हो जाएगी, तो सही औसत आयु क्या हो जाएगी 11.75 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक नौका गति धारा के साथ, एक नौका है जो धारा के साथ और प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 14 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की है। धारा की गति क्या है? यानी एक नौका की गति धारा के साथ और एक नौका की गति धारा की प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति क्या है? सही सवाल है। तो धारा की दिशा में कितनी है, मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर धारा की दिशा में, धारा की दिशा, धारा की दिशा में बेग कितनी है, धारा की दिशा में सर जी बेग है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विरुद्ध कितना है, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल में देख रहा हूं, धारा के प्रतिकूल है आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे क्या निकालना है, धारा की गति निकालनी। क्या निकालनी है, धारा की गति। तो धारा की गति के बराबर फॉर्मूला क्या होती है, मैंने आपको बताया है। धारा की गति निकालनी है, सिर्फ धारा की गति, इसमें ना नाव की गति नहीं निकालनी है, सिर्फ धारा की गति। तो क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में यानी धारा की दिशा में 14 घटाओ धारा के प्रतिकूल बट्टे कितनी हो जाएगी 2। याद रहेगी, धारा की दिशा में बेग, धारा की प्रतिकूल दिशा का बेग का अंतर बट्टे 2 यानी कितनी हो, 14 में से 8 गया 6, 6 को 2 से दिए कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो याद रखिए, धारा की गति जब भी निकालना हो, धारा की गति जब भी निकालना हो तो क्या निकलना हो, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल आपको यहाँ लिखना होगा। धारा की, इस तरह की एक क्वेश्चन 100% आती है, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, घटाव क्या होगा, धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध क्या होगा, धारा के विरुद्ध। ठीक है ना, दिशा के विरुद्ध यानी धारा के विरुद्ध, एक ही बात हुआ, धारा के विरुद्ध या दिशा के विरुद्ध। ठीक है ना, बट्टे क्या हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा 2। ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक रेलगाड़ी 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करती है।
यदि वही दूरी 7 घंटे में करनी हो तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है सर जी। 56 किलोमीटर यानी सबसे पहले दूरी बताओ, दूरी इक्वल टू क्या होती है? दूरी बराबर होती है ना, चाल गुने समय। क्या होता है? चाल गुने समय यानी स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना? तो मैं देख रहा हूं यहां पर दूरी कितनी निकल गई, चाल कितनी है? चाल है आपके पास 56 और दूरी समय कितना है 8, यानी आपकी दूरी निकल गई। अब इसी दूरी को, यही दूरी को 7 घंटे में तय करना है तो 7 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। दूरी बट्टे यानी मुझे क्या निकालना है, चाल निकालना है ना। तो चाल बराबर क्या होती है, सभी को पता है कि चाल क्या होगा। यहां से मैं चाल को निकालूंगा तो क्या हो जाएगी, दूरी बटे क्या हो जाएगी, वेग। दूरी बटे क्या हो जाएगी, दूरी बटे सॉरी क्या निकालना, चाल निकालना है ना। तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर घंटा में क्या होगी है ना, तो क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो 7 घंटा में दूरी तय करना हो तो क्या हो जाएगा, 7 अट्ठे 56। बहुत ही आसान सी सवाल थी, बहुत ही आसान। 64 किलोमीटर प्रति घंटा में यदि हम चलाए तो मेरी दूरी, मेरी 7 घंटा में हम पहुंच जाएंगे, मतलब 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? तो बहुत ही आसान था, बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ये मेन फॉर्मूला है, दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है, आपने दूरी निकाल लिया। अब आपको बोला है 7 घंटे में, तो आपको पता है चाल निकालेंगे तो दूरी बट्टा समय। यदि समय निकालोगे तो क्या होगा, एक ही चीज है, बस आपको यहां से फ्री करना होता है। चाल निकालोगे तो दूरी बट्टा समय, समय निकालोगे तो दूरी बट्टे चाल। ठीक है ना? तो एक फॉर्मूला से आप दोनों तीनों चीज निकाल सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। राम 20 सेकंड के बाद उसकी आवाज सुनती है, तो उस ध्वनि की गति क्या है? अभी मैंने बताया ना कि गति, गति बराबर क्या होती है, दूरी बटा समय। क्या होती है, दूरी बटा समय। बस, तो दूरी कितनी है सर जी, दूरी है 6.64, जो कि किलोमीटर में है और ये सेकंड में है। तो क्या करना होगा मुझे, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे 2। अब मैं देख रहा हूँ डेसिमल को यदि मैं हटाऊंगा तो 2 जीरो चली गई और ये से ये जीरो चल गई और मेरे पास क्या आ गई 332। सर जी मुझे ऐसे भी पता है कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है ना, ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। आपकी साइंस में यदि क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कि ध्वनि की चाल हवा में कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 नलियां ए बी सी अकेले कार्यशील होकर एक कुंड को क्रमशः 10, 12, 15 घंटों में भर सकती है। तदनुसार यदि तीनों नलियों को एक साथ खोल दी जाए तो वह कुंड कितने समय में भर जाएगा? ए कितने समय भरता है सर जी, ए भरता है 10 घंटों में। बी कितने में भरता है, बी भरता है 12 घंटों में। सी कितने घंटों में भरता है, 15 घंटों में, है ना? तो सबका एलसीएम कितना हो जाएगा सर जी, सबका एलसीएम हो जाएगा 60, यानी 60 क्या होगा, टोटल वर्क कितना हो गया 60। इसकी एफिशिएंसी निकालो, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, यानी इससे इसको भागा देना होता है। 10 छक्के 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, ये क्या होता है, इफिशियंसी होता है ना? इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क होता है। ये चीज आप याद रखना, इसको इससे इंटू करेंगे तो वर्क हो जाएगा, है ना? अब बोल रहे तीनों को, तदनुसार तीनों नलियों को एक साथ खोल दी जाए तो कुंड कितने समय में भर जाएगा? यानी सर जी टोटल एफिशिएंसी कितना हो, 6 5 11, 11 4 15। अब टोटल इफिशियंसी को यदि हम डिवाइड कर दें यहाँ पर तो कितनी हो जाएगी, 4 घंटों में भर जाएगी। कितनी घंटों में भर जाएगी, 4 घंटों में भर जाएगी। तो समय आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 घंटा। कुछ है क्या, इस तरह के बिल्कुल हूबहू सवाल आपके आएंगे एग्जामिनेशन में और आपको मेरे साथ बने रहना है और कंटिन्यू। यदि एक बार नहीं समझ में आ रही है तो आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन दोस्तों देखो, क्योंकि मॉक टेस्ट आप जब तक नहीं लगाओगे ना, अभी भी 15 से 16 दिन है। मुझे जहां तक लग रहा है कि 20 दिन तो है ना? 20 दिन में यदि आप 20 मॉक टेस्ट भी यदि लगाते हो तो आपका सक्सेस, आपको मैथ में कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है ना? बस आपको शिद्दत के साथ मेहनत करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, रमन उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है।
यदि दोनों मिलकर कार्य को 4 दिन में कुल कार्य का कितना प्रतिशत करेंगे। बहुत आसान सा सवाल है ना। इसी तरह के क्वेश्चन सब आते हैं। ए 30 दिन में कर सकता है, बी कितना दिन में करेगा, बी करता है, सॉरी ए बी मैंने लिख लिया, यहाँ रमन है और क्या है, अमर है और अमर है और क्या है, रमन है। ठीक है ना। तो अमर करता है 30 दिन में, रमन करता है 15 दिन में। आपको वहां पर अमर रमन करके नहीं लिखना है, बस ए से अमर, आर से रमन। ठीक है ना। दोनों ने कितना, 30 दिन। एफिशिएंसी कितनी होगी, 1, इसकी एफिशिएंसी होगी 2। 4 दिन में कुल कार्य, तो कितनी एफिशिएंसी हुई, 3। 3 की एफिशिएंसी से 4 दिन में कितना कार्य किया इन लोगों ने, कितना कार्य किया इन लोगों ने, कार्य किया 3 गुने 4, यानी कितना काम किया इन्होंने, 12। इन्होंने कितना काम किया, इन्होंने 12 कार्य किया है। तो प्रतिशत बताइए। तो सर टोटल काम था 30, तो क्या हो जाएगा, 12 काम किया कितने कार्यों में, 30 कार्यों में, गुने यहाँ पर 100। ठीक है। अब आप काट लो, यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 3 चौके 12, यानी कितना प्रतिशत काम किया इन्होंने, मात्र 40%। सर जी 40% काम किया इन्होंने, क्योंकि 3 की एफिशिएंसी से 4 ही दिन तो काम किया है, तो 12 वर्क किया इन्होंने। कितना वर्क किया, 12 वर्क। टोटल वर्क कितना है यहाँ पर, टोटल वर्क है यहाँ पर 30। टोटल वर्क कितना है यहाँ पर 30। तो कितनी काम किया, कितने प्रतिशत काम किया, 12। 30 में से 12 काम किया, यानी 40% काम किया। ठीक है ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2400 रुपए पर वार्षिक संयोजन दर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में मिलने वाली चक्रवृद्धि ब्याज है ना, क्या होगी बताओ। मैंने 2 वर्षों का फॉर्मूला बताया है। 2 वर्षों में 20% से मिलने वाली चक्रवृद्धि ब्याज, तो मैंने क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज यदि 2 वर्ष का होगा और यदि आपको अच्छे वाले परसेंटेज दिए रहेंगे तो क्या करना है, 20 प्लस 20 प्लस सक्सेसिव लगाना है। ठीक ना। जो सक्सेसिव का जो परसेंटेज निकल के आएगा वो क्या होगा, आपका 2 वर्षों का सीआई होगा। यानी यहाँ पर सर जी 44% जो है वो आपका क्या है, सीआई है। किस पर, 2400 पर। तो आपसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो सीआई आपको निकालना है। तो क्या करना है, 2 4 0 0 गुने 44/100। 0 से 0 काट गया, 0 से 0 काट दो और 24 से गुना कर दो। तो देखो मैं बेहतरीन तरीके 24 को क्या करता हूँ, 12 कर देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ, 88 कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 है ना, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, तो 9 बचा हुआ है, 96 में 9 जुटा तो कितना, 105। कितनी हो गई, 1056। ठीक ना, 1056। ठीक है, कितनी आसानी से निकल गई। यदि मुझे यहाँ पे अमाउंट निकालना होता, ऐसा दिया नहीं है, अमाउंट निकालना होता तो क्या करते हैं हम, 2400 का 144% निकालते और ये जो निकल कर आता वो क्या हो जाता मेरा, वो अमाउंट हो जाता। यानी 24 को 144 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीका से आप निकाल सकते हो। जरूरी नहीं कि वो फॉर्मूला लगाओ, मैं इस चक्रवृद्धि ब्याज बताऊंगा और चक्रवृद्धि ब्याज में बिना फॉर्मूला का आपका सारा मैथ बनेगा। ठीक है ना, बस आप मेरे साथ चैनल पर बने रहो। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, क्या है यहाँ पर, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तथा 15 वर्षों में संयोजित, 15 वर्षों में यानी 5% वार्षिक दर से इन्होंने क्या किया था, कहीं पर पैसा रखा था, संयोजित किया था, मतलब जमा किया था। 15 वर्ष बाद क्या किया, उस ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपया कम है। बात समझ रहे हैं ना। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपए कम है। उधार की राशि कितनी है, ठीक है, यानी जब 15 वर्षों का जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ ना, जितनी राशि ली गई थी उससे 250 रुपए क्या है, कम है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले सर जी एक वर्ष में 5%, तो 15 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सर जी 15 वर्ष में हो जाएगा 75%। कितना हो जाएगा, 75%। 15 पचे 75,
75% का मतलब होता है 3/4। और आप लोग को मैंने बताया है कि ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, इंटरेस्ट है। कितना का कमी देखा गया दोनों में, यानी प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट में कितना का कमी देखा गया सर जी? 2250, सॉरी 250, यानी 4 में 3। प्रिंसिपल कितना है 4 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3, यानी दोनों में कितना का अंतर हुआ, 1 का। तो 1 का अंतर बराबर 250। तो आपसे क्या पूछा है, राशि कितनी थी? तो 4 बराबर कितना, 4 और कितना 1000। कुछ था क्या? कुछ भी तो नहीं था, है ना? बस आप 1 वर्ष का साधारण ब्याज 5% है, तो 15 वर्ष का कितना होगा? 75% होगा। अब 75% का क्या होता है? 3/4। 3 क्या हो गया? एसआई हो गया। 4 क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल हो गया। अब दोनों का अंतर ही तो 250 दिया है ना, तो 1 बराबर 250, तो 4 बराबर इतना। ठीक है? यदि पूछता कि साधारण ब्याज कितनी हुई, तो 3 बराबर निकालते हैं। 3 बराबर कितनी हो जाती? 750। देखो दोनों का अंतर है ना, दोनों का अंतर 250 है कि नहीं? पर पूछा नहीं है, ये क्या होता? एसआई। ये क्या है? प्रिंसिपल है। ठीक है, चलो। 500 लीटर के दूध के घोल में 40%, अरे अरे, इस तरह की सम्स 100% आती ही आती है एग्जाम में, कि 500 लीटर के दूध में 500 लीटर के दूध में 40% दूध है, कितना और दूध मिला दिया जाए ताकि इस घोल में दूध की मात्रा 60% बन जाए। यानी अब पानी मिलाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ दूध मिलाने की बात हो रही है। ठीक है, 500 लीटर यानी दूध क्या है, 500 लीटर के दूध के घोल में 40% दूध है। ठीक है सर जी, मैंने लिखा मिल्क और लिखा वाटर। 40% मतलब 40% मतलब 2/5। ठीक है ना, 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। यानी 5 क्या है, मिश्रण है, और 40% क्या है, मिल्क है। ये क्या है, मिक्सर है। ठीक है ना, तो सर जी मिल्क है मेरा 2, तो वाटर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है ना, कितना और दूध मिलाया जाए, दूध की मात्रा बोला मिलाने के लिए कि 60% हो जाए, तो 60% मतलब 3/5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 मेरा दूध हो जाएगा और 2 मेरा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो पानी बढ़े, पानी को मिलाया गया क्या, पानी को मिलाया गया क्या? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि पानी को मिलाया गया क्या? नहीं ना सर जी, यहाँ दूध मिलाने की बात कर रही है, तो पानी तो अलग अलग दिख रहा है ना, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे पानी को इक्वल करना होगा। इस 2 से इंटू किया तो इसे भी 2 से इंटू करना होगा। ठीक है ना, यहाँ 3 है, इसे 3 से इंटू करना होगा, इसे भी 3 से इंटू करना होगा। आई बात समझ में क्या? आई बात समझ में? अब बराबर हो गया है, यहाँ भी 6 पानी, यहाँ भी 6 पानी। ठीक है ना, अब देख रहे हैं कि दूध कितना मिलाया गया। यहाँ कितना था, 4, पहले कितना था 4, अब कितना हो गया 9। दोनों में कितना का अंतर दिख रहा है, 4 से 9 यानी 5 का ना, है ना, 5 का अंतर दिख रहा है। चलो ठीक है, पहले कितना था 500 लीटर, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 3 दूनी कितना, 6, यहाँ से कितनी निकल के आई 6, यहाँ से कितनी निकल के आई 4, 6 4 10, यानी सर जी 10 यूनिट में 10 यूनिट में 500 था, 10 यूनिट में 500, तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा 50। कितना दूध मिलाया गया, 5 बढ़ा के मिलाया गया, 5 बराबर कितना हो गया 25, यानी 250 लीटर दूध को मिलाया गया, तब जाके ये स्थिति पैदा हो गई, तब जाके ये 60% हुआ, है ना। बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि 500 लीटर के दूध की घोल में 40% दूध है, कितना और दूध मिला दिया जाए ताकि इस घोल में दूध की मात्रा 60% बन जाए। दूध 40% दूध मतलब 2/5, यानी 2 दूध है और 3 क्या है, पानी है। दूध मिलाने के बाद 60% हो गया, यानी 3 दूध है और 2 क्या है, पानी है। पानी को तो नहीं मिलाया गया ना, पानी की मात्रा क्या होगी, बराबर होगी। तो दोनों को क्या कर किए, इसमें 3 था तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 था इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब देख रहा हूं कि 6 4 10, यानी 10 यूनिट में मेरे पास 10 यूनिट में मेरे पास 500 लीटर दूध है ना। तो 1 यूनिट में 50 लीटर, 5 यूनिट में यानी 5 यूनिट मिलाया गया, तो 5 यूनिट में
250 लीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे टाइम लगाते हैं, पर मैं आपको 2 सेकंड में करना सिखाऊंगा। देखिए 3 2 4 का एलसीएम मुझे बता दे, कितना हुआ एलसीएम, बताओ बताओ। सर जी इसका एलसीएम हो गया 12। अब 3 से ना 12 को यहां पर लिख लो जल्दी से, ए, यहाँ लिख लो बी, यहाँ लिख लो सी। अब 3 से डिवाइड करो 12 को, कितना आया 4। 2 से डिवाइड करो 12 को, कितना आया 6। 4 से डिवाइड करो 12 को, कितना आया 3। बस हो गया, कुछ नहीं करना है, 4 6 3 हो गया, हो गया, कहानी खत्म, है ना। तो हमारे साथ बने रहो, है ना, हमारे साथ बने रहो, मैं आपको 100% सिलेक्शन दिलवा दूंगा, ठीक है ना। बस मॉक टेस्ट साथ साथ हमारे साथ करते रहो, ठीक। 3a 2a 4 जो भी नंबर रहेगा उसका एलसीएम निकाल लेंगे, और उस एलसीएम जो नंबर है इसके साथ उसको डिवाइड करके रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 अंकों का औसत 40, उनमें से पहला अंक अन्य दोनों अंकों का योग का 1/3 है, तो पहला अंक कितना होगा। पहला अंक अन्य दोनों अंकों के योग का, पहला अंक अन्य दोनों अंकों के योग का, तो टोटल कितना है मेरे पास, 3 अंकों का औसत, टोटल कितना है मेरे पास टोटल सर जी 3 इंटू 40 है, ठीक है ना। अन्य दो अंकों का योग, अन्य दो अंकों का योग, अन्य दो अंकों का योग मैंने मान लिया, अन्य दो अंकों का योग, अन्य दो अंकों का योग क्या माने x, है ना। अन्य दो अंकों का योग मान लिया x, उनमें से पहला अंक अन्य दो अंकों योग का 1/3, यानी पहला क्या हो जाएगा x/3, है ना। तो दोनों का योग ही तो 3 अंक होगा, यानी x प्लस x/3, यानी मैं देख रहा हूं कि 4x/3, यानी देख रहा हूं इससे 4 से कट गया कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया, मुझे x निकालना था क्या, मुझे तो पहला अंक निकालना, और पहला अंक कितना x/3, तो मैं देख रहा हूं कि x/3 कितना हो गया, x/3 हो गया 30। पहला अंक कितना हो गया 30, पहला अंक 1/30 था, x/3 था ना, x/3 इक्वल टू 30। इतनी बेहतरीन क्वेश्चन है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये सब लिखता हूँ, ताकि आपको मैथ्स पूरी अच्छी तरह समझ जाए। लेकिन वहां तो आप 2 सेकंड में करोगे ना, राइट। अरे उनमें से पहला अंक अन्य दो अंकों का 1/3 है, बस x+3 इक्वल टू 120, है ना। फिर यहाँ लिखोगे 4x, यहाँ लिखोगे 3, यहाँ लिखोगे 120, आपने इससे काटा 3, है ना, 4 3 12, इससे काटा, यानी x/3 x/3 30, बस, है ना। बस क्वेश्चंस की लैंग्वेज को आपको समझना है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक साइकिल का अंकित मूल्य 36,800 है, 24% की छूट दी गई, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, कुछ नहीं, 36,800, 24% की छूट दी गई, यानी 76% में बिक्री की गई, बस काट दो। कितनी हो गई, 368 को 76 से गुना करेंगे तो कितनी होगी, यूनिट डिजिट देखो, 648, ये नहीं होगा। अब देखो दूसरा, 648 तो हो गया, 8 7 56, 56 जीरो, यानी 8 के बाद क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, 8 के बाद क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 6, यानी मेरा हो जाएगा 27,968। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 27,968, बस कुछ नहीं, है ना। 27,968 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी अंकित मूल्य पर जो छूट मिलती है वही तो विक्रय मूल्य होता है, कुछ क्या, कुछ तो और करना ही नहीं है इसमें। और ये सारे क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों PYQ है, तो आपको विश्वास हो रहा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने PYQ क्वेश्चंस को इसमें डाला है, और ये क्वेश्चंस भी PYQ है, ये PYQ है, ठीक है ना। तो आपको विश्वास हो जाएगा कि इसी तरह की क्वेश्चंस आती है, ठीक है। MTS और GD लेवल में इसी तरह की क्वेश्चंस आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। एक वस्तु को 18,450 रुपए में बेचने के लिए एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है, हानि हो गई, 50% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत में बेचनी होगी। 50% की हानि हो गई,
यानी 50% की हानि का मतलब क्या होता है कि 2 में खरीदा 1 में बेचा। फिर 50% का लाभ का मतलब क्या होता है, 50% का लाभ का मतलब क्या होता है कि 2 में खरीदा 3 में बेचा। ठीक है ना, यानी जो एक ये बेचा, ये जो एसपी है, यानी ये क्या है सीपी और ये क्या है एसपी। ठीक है, यानी यही तो एक यूनिट बराबर कितनी है 18,450। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं 50% लाभ में बेचते हो तो 3 में बेच दे। बस 18,450 को किससे गुना करना है, 3 से गुना करना है। 0, 5 3 15, 4 3 12, 1 13, 8 3 24, 1 25 और 3 एकम 3, 3 2 5। कितनी हो गई 55,350, है ना। कितनी हो गई 55,350 में उस वस्तु को बेच सकते हैं। कुछ नहीं फॉर्मूला लगाना पड़ता है, बस रेशियो मेथड आपका जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आप रेशियो मेथड से करो ना, 50% मतलब दोनों का मतलब 1/2 होता है, 2 से 1, समझ रहे, नहीं समझ रहे हो क्या। 50% देखो, 50% क्या हो गई हानि हो गई, यानी 1/2। ये 2 क्या होती है सीपी होती है और एक क्या होता है लॉस हो गया। तो सीपी में से लॉस घटाएंगे तो क्या होगा एसपी। अब बोल रहा है कि फिर से बोल रहा है 50% का प्रॉफिट हो गया। फिर यदि 50% का प्रॉफिट हो गया, फिर 1/2 ये हो गया सीपी और ये क्या हो गया प्रॉफिट। तो बताओ 3 हो जाएगी कि नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किसी संख्या का 32%, है ना, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है तो संख्या कितनी है। कुछ नहीं, 32 में से 17% घटा दो, 32% घटाओ 17% कितनी हो जाएगी 120। तो 32 में से 12 में 7 किया 5 और 2 में से किया 15, यानी 15% बराबर 120 होती है, तो 1% बराबर 8 होती है। तो 100% बराबर कितनी होगी 800 होगी। कितनी हो गई 800, और 100% ही तो संख्या है ना आपका, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 प्लस 4√3 का मान क्या होगा। दोस्तों ये जो संख्या होती है ना 7, ये दो संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है, ये चीज आपको याद रखना हो। और इसमें से आपको 2ab निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, देखो यहाँ पर ये 7 प्लस 4 को नहीं लिखकर 2 इंटू 2√3 लिख लो, ठीक ना। 2√3 लिख लो, यानी 2 तो क्या हुआ 2 फॉर्मूला के लिए होता है, आपको पता है ना, ये हमेशा इस फॉर्मेट में बैठा होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका जो ये हो गया a हो गया, वो हो गया ये a और b हो गया ये √3। क्या करेंगे यहाँ पर देखो 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको यदि आप करोगे तो देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हुआ, √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 हुआ, 4 और 3 कितना हुआ 7, सेटिस्फाई हो गया। अब 2 2 जा 4, 4√3, 4√3 है ना। यानी सर ये 2 प्लस √3 का क्या होता है होल स्क्वायर हो गया और इसका क्या हो गया रूट ओवर। तो सिर्फ इसमें से क्या निकलेगा 2 प्लस √3। आंसर क्या हो गया 2 प्लस √3। ये देखते आप बना सकते हो, जो डेली प्रैक्टिस करता है वो देखते समझ जाएगा कि यहाँ से 2ab हो रहा है, a प्लस बी यहाँ प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब a और c कुछ नहीं नीचे मतलब 1, a और c की वैल्यू 5 हो गई और b और d की वैल्यू 1 हो गई, बस बैठा दो। 3 इंटू कितना हो जाए a है तो 5 प्लस 4, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 3b 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू डी 4 इंटू 1, यहाँ देख रहा हूँ 15, 4 पंचे 20, यहाँ 3 और प्लस 4, यानी 15 और 20 कितनी होती है 20 10 35, 35 होती है सॉरी, 35 बटे यहाँ पर कितनी हो जाएगी 7, 7 से काटा 5, यानी कितनी आंसर हो गई 5, इसके बराबर है 5 के बराबर।
ये बेहतरीन सवाल है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ठीक ना, इसको एम आई लगा ले, एम आई मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए आप यहां पर देख रहे होंगे कि सभी में कुछ ना कुछ, देखिए ये कितनी है, 5 टू है, ये 4 टू है, ये 3 टू है, ये 2 टू है, ये 1 टू है और फिर ये 2 टू हो गया, पीछे की ओर चलने चलने गया। मैं क्या करूंगा, इसमें से सभी में से 7 कॉमन ले लूंगा, 7 क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा। जैसे ही मैंने 7 कॉमन लिया, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये डेसिमल है। ठीक, फिर क्या हो गया यहाँ पर, 1 2 3 4, फिर कितना हो गया यहाँ पर, 1 2 3, फिर कितना हो जाएगा, 1 2, फिर कितना हो जाएगा, 1, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.01। ठीक है, अब सबको ऐड करें, सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको यहां तक तो आराम से ऐड हो जाएगी, लेकिन ये अलग है, ये 0.01 रह जाएगा। यानी यहां पर हो जाएगा आपको 7 इंटू क्या हो जाए यहाँ पर 0.5431, है ना। उल्टा, आप सभी को पता है कि इस तरह का सीरीज में रहती है तो क्या होता है, 5 है तो 5 होगा, 4 है तो 4 होगा, 3 है तो 3 होगा, 2 है तो 2 होगा, 1 है तो 1 होगा। प्लस क्या होगा यहाँ पर 0.01। अब ये 0.01 यहाँ पर ऐड होगी ना, 0.01 नहीं, क्या होगा 5 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 55321। यानी यहाँ पर 7 इंटू 55321 यहाँ डेसिमल होगा। ठीक ना, अब इसको इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा, इसे इंटू करने में 3.87247, मैंने इंटू कर लिया है 3.87247। ठीक है ना, इसके अलावा इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है ना, आपको इसी मेथड से बनाना पड़ेगा और इसी मेथड से आपको क्वेश्चंस करना होगा। इसी तरह के पैटर्न से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस मेरी मॉक टेस्ट को मारते जाइए, आपको सारी टेंशन दूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495 और 300 को बिना कोई शेषफल जोड़ छोड़े विभाजित हो जाती है। यानी सर जी मौसा निकालना होगा, क्या निकालना होगा, मौसा प निकालना होगा। तो क्या कैसे करेंगे, 390 को 390 को 495 से भाग लगाइए। ठीक है ना, डिवीजन मेथड से। तो एक बार में कट रही है 390, 5 हो गई, यहाँ पर 0 हो गई, 1 हो गई, 390 तो कितना हो जाएगा, 3, 3 बार में 315 कितनी हो जाएगी, 315, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 1 गया 7, ये हो जाएगी 105। एक बार में यहां हो गया आपका 0, 10 में से 7 गया 3, ये हो जाएगी 75, 30 दूनी 60, ये हो गया 15। अब 15 से हम भाग लगाएंगे किसको, 30 को, तो कट जाएगा 30। यानी एचसीएफ, यानी अब 15 को इसे भी भाग लगाएंगे कट जाएगा, यानी इन दोनों का एचसीएफ कितना निकल के आया, इन दोनों का एचसीएफ निकल के आया 15। इस 15 से ये भी भाग लग जाएगा, यानी कौन संख्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। आप चेक भी कर सकते थे, अब यहां से भी चेक कर सकते थे, है ना, ऑप्शन से भी मैथ को आप बना सकते थे, और डिवीजन मेथड से कर लेने से आपकी कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य, अभाज्य मतलब क्या होता है, प्राइम, अभाज्य मतलब क्या होता है, प्राइम, प्राइम नंबर। ठीक है ना, प्राइम संख्याओं का योग तो कितनी होगी, पहली होती है 61, उसके बाद कितनी होगी, 61 के बाद होती है आपकी 67, 67 के बाद कितनी होती है 71, 71 के बाद कितनी होती है 73, 73 के बाद कितनी होगी 79 होगी क्या, हाँ 79 भी होगी, कितनी होगी 79।
संख्याओं का योग पूछा है ना। 61 होगा, 67 होगा, 71, 73, 79, ठीक है। तीनों को 9, 9 3 12, 13, 13 7 20, 20 21, है ना। कितना हो जाएगा, 1 2 बच गया, 7 2 9, 9 7 16, 16 और 7 हो गया आपका 16 7 23, 23 7 6 हो गया 29, 29 7 6 कितना हो गया 35, कितना हो गया 351, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी 351। यदि एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा। घन का आयतन क्या होता है, घन मतलब क्या, क्यूब। घन मतलब क्यूब, घन मतलब क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा लंबाई भी यही, चौड़ाई भी यही और ऊंचाई भी यही। कितना हो जाएगा 1728, 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्योंकि घन मतलब क्यूब, घन मतलब क्या, क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी। मैं बता देना चाहता हूं वर्ग की सभी भुजाओं क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी ये ए, ये ए, ये ए और ये। अब विकर्ण क्या होती है, जब मैं विकर्ण निकालूंगा तो क्या होगा, a√2 होगा ना, ठीक ना। a√2 होगा, इसकी भुजा की लंबाई कितनी होती है, तो वर्ग का विकर्ण यानी सर जी a√2 बराबर कितनी हो गई, 12 है। तो a बराबर कितनी हो जाएगी 12/√2। अब √2 से मुझे रेशनलाइज कर देंगे, √2/√2 कितना हो जाएगा 12√2/2, यानी कट गया कितना हो 6, यानी मैं देख रहा हूं 6√2, है ना। यदि यहां से पूछता क्षेत्रफल कितना है तो क्या करते हैं, a बराबर मेरी कितनी करें 6√2, इसका निकाल देते हैं। यदि एरिया पूछता तो क्या करना था, 6√2 का होल स्क्वायर यानी 36 2 जा 72, कितना हो जाता 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक ना। 10% बढ़ा दिया गया मतलब क्या कर दिया गया, 10% मतलब 1/10, पहले 10 था, अब पहले 10 था, अब 11 कर दिया गया। 2 बार बढ़ेगी ना, क्योंकि किसी भी 2 डायमेंशन का क्षेत्रफल में क्या होता है, एक बार लंबाई में वृद्धि तो चौड़ाई में वृद्धि, और यहाँ वर्ग है तो दोनों में लंबाई में ही वृद्धि होगी, है ना। फिर 10 से 11 होगा, यानी पहले 10 गुने 10, पहले 100 था और अब कितना हो गया 121, कितने वृद्धि हो गई 21% की वृद्धि हो गई, बस। तो 21% की वृद्धि हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग के विकर्ण, ओ ये क्वेश्चन 2 बार हो गई क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6√2, ठीक है। तो दोस्तों मॉक टेस्ट कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि आपको मॉक टेस्ट कैसा लिखा, और इसी तरह की मॉक टेस्ट को लगातार देखने के लिए, अपने सफलताओं को बुनने के लिए, अपने तैयारी को बराबर रखने के लिए आप हमारे साथ मॉक टेस्ट के साथ हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं मिलूंगा आप लोग के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।